आज हम इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है कतर देश के बारे में। कतर देश ने वर्तमान में अपने कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों से विश्व में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। एक विश्वसनीय मध्यस्थ के तौर पर वो उभरा है। पहले हम कतर के बारे में ये पता करते हैं कि वो कहाँ सिचुएटेड है और भू पॉलिटिकल की जियो पॉलिटिकल की दशा से कि वो कहाँ फिट है और उसकी इतनी अहमियत विश्व में क्यों है। इस बारे में हम काफ़ी चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं कि कतर देश कहाँ पर है। देखिए, ये जो मैंने पूरा नक्शा बनाया है ये मिडिल ईस्ट है। यहाँ हम अपने देश भारत से शुरू करते हैं। भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ऊपर चाइना है जिसको मैंने पूरा दिखाया नहीं है, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये कैस्पियन सागर है, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सीमा से लगता हुआ ईरान है। ईरान के बाद यहाँ इराक, सीरिया, तुर्की, लेबनान, ये इजराइल है, ये फ़िलिस्तीन और ये गाज़ा पट्टी है। यहाँ पे ये मिस्र है, लाल सागर, फिर ये सऊदी अरब है, ओमान, यमन, यूएई, जहाँ पे ये दुबई दिखाया गया है। इसके बाद जिस देश के बारे में हमें चर्चा करनी है वो है ये देश कतर, जिसकी राजधानी दोहा है, जहाँ 2022 का फीफा विश्व कप हुआ था। और कतर की जो पोजीशन है, जो भू राजनीति में जो इसकी अहमियत बनी हुई है, वो अपनी एक विशेष पोजीशन के कारण भी है, क्योंकि कतर एक ऐसा देश है जिसके जो ईरान भी पास पड़ता है, और ईरान का और यूएसए का आपस में काफ़ी विवाद है, और यूएसए फारस की खाड़ी पर अपना प्रभुत्व रखना चाहता है ताकि वो ईरान को नियंत्रित कर सके। इसके लिए यूएसए ने कतर के अंदर एक अपना सैन्य बेस भी बनाया है, और यूएसए कतर को विश्व में इसी विशेष स्थिति के कारण इसको काफ़ी अहमियत देता है। कतर के संबंध ईरान से भी काफ़ी अच्छे हैं। थोड़े सऊदी अरब से पहले, सऊदी अरब इधर पड़ता है तो सऊदी अरब से थोड़े पहले संबंध अच्छे नहीं थे, परंतु वर्तमान में कतर की जो पोजीशन वर्ल्ड लेवल पर बनी हुई है, सऊदी अरब भी अब उससे संधि करने के लिए, मतलब कहिए कि मित्रता करने के लिए विवश हो गया है। देखिए, कतर ने विश्व में काफ़ी मध्यस्थ के तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया है। यदि हम, परंतु उससे पहले हम थोड़ी कतर के संबंध में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं कि देखिए, 1950 तक कतर एक गरीब देश था, परंतु जब वहाँ गैस, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की खोज हुई, उसके बाद कतर लगातार तरक्की करता चला गया, और आज तेल और गैस के निर्यात से कतर आज एक दुनिया का समृद्ध देशों में गिना जाता है। यहाँ का प्रत्येक तीसरा व्यक्ति करोड़पति है, और अरब देशों की तुलना में यहाँ सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं प्रतिशत के हिसाब से। यहाँ की राजधानी दोहा है, राजभाषा अरबी है, मुद्रा इसकी रियाल है, क्षेत्रफल 11,581 वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या 2022 के अनुसार लगभग 30 लाख है, मतलब 27 लाख समथिंग है। तो इसलिए लगभग 30 लाख हमने राउंड फिगर में ले लिया है। और यहाँ प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे अधिक $1,38,000 है। $1,38,000, तो लगभग $1,38,000 नहीं तो लगभग
1 करोड़ रुपए इंडियन रुपये, लगभग 1 करोड़ रुपए के इक्वल इंडियन रुपये का प्रति व्यक्ति आय पर एनम है ये। अब देखिए, रूस और ईरान के बाद कतर सबसे अधिक एलएनजी का उत्पादन करता है, लिक्विडफाइड नेचुरल गैस, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, मतलब एक तरह से प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला देश है। सबसे ज़्यादा तो रूस करता है, दूसरे नंबर पर ईरान और तीसरे नंबर पर कतर का स्थान आता है। और उत्पादन करता है ये, परंतु निर्यातक जो इसका एक्सपोर्ट करता है वो विश्व में दूसरा स्थान है। और सबसे अधिक राजस्व 70% जो इसे रेवेन्यू प्राप्त होता है वो तेल और प्राकृतिक गैस से ही प्राप्त होता है। एक देखिए बड़ी अचरज वाली बात है कि कतर में जितने लोग रहते हैं उनकी यदि टोटल नंबर्स लिया जाए, उनका टोटल नंबर्स का जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो वहाँ के ओरिजिन है, वो केवल 15% ही हैं, 15%। और सारे क्या हैं, दूसरे देशों से गए हुए प्रवासी वर्ग है, जिसमें सबसे बड़ा प्रवासी वर्ग भारतीयों का है। उनकी जनसंख्या लगभग 8 लाख के करीब है। जो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का, जो वहाँ रहने वाले अब फिलहाल हैं, प्रवासी भी, वहाँ के मूल निवासी भी, उनका कुल जो भारतीय प्रवासी हैं वो 25% बैठते हैं। और इसी 25% की वजह से भारत को कतर एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी देता है, एक स्पेशल दर्जा भी देता है इसी वजह से ही। एक और बात है कि दुनिया का सबसे समतल देश परसेंटेज, मतलब जितना उसका कुल एरिया आज है, उसके यदि हम कहें कि भाई सबसे बड़ा परसेंटेज का सबसे बड़ा प्लेन एरिया कौन रखता है, पहले स्थान पर तो विश्व में आता है मालदीव और दूसरे स्थान पर समतल भाग के रूप में आता है कतर। देखिए, यहाँ का प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर का वो है हमाद। ये दुनिया का बड़ा ही सर्वोत्कृष्ट हवाई अड्डा माना जाता है और इसका दुनिया में सबसे बड़ा रनवे है। मतलब कि जो कतर का जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका सबसे विश्व में सबसे बड़ा रनवे है उस पर। और ये एक और बात है कि यहाँ पर जो लोगों को वेतन मिलता है, मजदूरी से जो वो कमाते हैं, जो उन्हें भत्ते मिलते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता, उन पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता। और यहाँ का जो बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, वो 1% से भी कम है। जो मीडिया नेटवर्क, जो सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क में भी एक कहलाता है अल जजीरा, उसका मुख्यालय भी, उसका हेडक्वार्टर भी कतर की राजधानी दोहा में है। और विश्व के तीसरा सबसे सुरक्षित देश कहलाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा आदमी को बड़ी सिक्योरिटी फील होती है, अपने को सेफ महसूस करता है। कतर का स्थान विश्व में तीसरा है सेफ में। और यहाँ पर एक द्वीप बनाया था, जो कृत्रिम द्वीप किया था, इसमें यह फारस की खाड़ी में इसके पास ही है, उसका नाम रखा गया है पर्ल। वहाँ पर उस कृत्रिम द्वीप पर 30,000 लोग निवास करते हैं, उनका अपना रेजिडेंस है, वहाँ रहते हैं। तो वो पर्ल जो द्वीप है, उस पर 30,000 लोगों का रिहायशी है। यहाँ का जो राज धर्म है वो इस्लाम है, और इस्लाम में भी सबसे अधिक सुन्नी धर्म को मानने वाले लोग हैं। और सभी धर्मों को यहाँ पर्याप्त स्वतंत्रता है और सभी को अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, कोई भेदभाव यहाँ नहीं होता है। और इसके बाद अब इन सारी महत्वपूर्ण स्थितियों के कारण जो है, एक तो अपना घरेलू ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है ही है कतर का, परंतु उसके साथ साथ विश्व के अंदर भी कतर अपनी एक विश्वसनीय पोजीशन बना चुका है। इसलिए सिविल सर्विस के हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो एक पेपर होता है, पेपर का भाग है, उसमें जो कतर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है इसमें, क्योंकि कतर पूरे विश्व के एक तरह से केंद्र बिंदु के तौर पर उभरा है, जिसने कई महत्वपूर्ण घटनाओं में मध्यस्थ के तौर पर काम किया है।
अब हम थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे कि भाई वो मध्यस्थ के रूप में इतना सफल क्यों है, और जहाँ जहाँ मध्यस्थ की है बड़े इंपॉर्टेंट मामलों में जो वर्ल्ड लेवल पर जो क्राइसिस हुई हैं, उन क्राइसिस के अंदर कतर ने मध्यस्थ का काम किया है, तो हम थोड़ा उस पर भी विचार करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ इसमें कि विश्व में मध्यस्थ के तौर पर बेमिसाल देश बनकर उभरा है कतर, इसकी विवेचना करनी है। देखिए इसमें क्या है, अभी पीछे तालिबान जो अफगानिस्तान वाले हैं और उसके बीच यूएसए के बीच में एक समझौता हुआ था, और वो समझौता भी कतर की राजधानी दोहा में ही संपन्न हुआ था, जिसमें वो समझौता मध्यस्थ के तौर पर कतर ने उसमें अपनी भूमिका निभाई थी। और उसमें यह समझौता हुआ था कि अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान प्राप्त कर लेगा, अमेरिका कोई उसमें अड़चन नहीं डालेगा। दूसरा, अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना निकाल लेगा। तो ये समझौता हुआ था। आज वहाँ इसी समझौते की बदौलत वहाँ तालिबान का शासन है। बेशक उसे देशों ने मान्यता नहीं दी है, परंतु सत्ता वहाँ की कब्जाली है और करजई सरकार वहाँ से निर्वासित कर दी गई है। तो ये समझौता भी कतर की राजधानी दोहा में हुआ था, और इसमें कतर ही मध्यस्थ के तौर पर था। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी उस समय ये। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनमें कतर ने मध्यस्थ के तौर पर भूमिका अदा की है। जैसे इरिट्रिया जिबूती युद्ध हुआ था। इरिट्रिया जिबूती देखिए यहाँ पे है, ये इरिट्रिया है और यहाँ जिबूती है। इन दोनों देशों का आपस में युद्ध हुआ था, जिन्होंने एक दूसरे को कैद कर लिए थे लोगों को। तो इरिट्रिया जिबूती युद्ध में एक दूसरे के सैनिकों को या लोगों को इन्होंने कैदी बना लिया था। इसमें मध्यस्थ के तौर पर कतर ने ही अपना योगदान दिया था और दोनों देशों के बीच समझौता कराकर कैदियों की अदला बदली कराई थी। उसके बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण घटना हुई थी सीरिया। सीरिया यहाँ आता है, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और यहाँ पे लेबनान है। तो देखिए सीरिया में भी बंधक बना लिए गए थे वहाँ के कुछ उग्रवादी गुटों ने। तो उन बंधकों की रिहाई में भी मध्यस्थता का काम कतर ने किया था, जिसमें वो सफल रहा था। एक लेबनान, ये यहाँ पे है, सीरिया के पास में देश लेबनान है जिसकी राजधानी बैरूत है। तो लेबनान के अंदर राष्ट्रपति संकट पैदा हो गया था, मतलब कि वहाँ पर दो केंद्र बिंदु राष्ट्रपति पद के उभर के आए थे। उनकी उस संकट का समाधान भी कतर की ही मध्यस्थता से हुआ था। एक और घटना हुई थी, ईरान और यूएसए के बीच में मध्यस्थता का काम किया था, जिसमें ईरान ने यूएसए के 5 कैदी लौटाए थे और यूएसए ने ईरान के 5 कैदी लौटाए थे। उनके बीच में मध्यस्थता का काम कतर ने किया था। और अक्टूबर 2023 में यूक्रेन के 4 बच्चों को रशियन सेना ने बंधक बना लिया था। अब उनको छुड़वाने का काम भी कतर ने ही मध्यस्थ के तौर पर कराया था। और अब जो वर्तमान में जो एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई है, इजराइल और हमास का युद्ध चला है, जिसमें अस्थायी युद्ध विराम हुआ है, जिसमें बंधकों की जो हमास ने 7 अक्टूबर को 2023 को अचानक आक्रमण करके कुछ इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था और उसमें कुछ विदेशी नागरिक भी थे, उन सबकी सुरक्षित रिहाई का जो युद्ध विराम समझौता इजराइल और हमास के बीच में हुआ है, उसमें भी मध्यस्थ की भूमिका कतर ने निभाई है। उसमें अमेरिका भी रहा है, परंतु कतर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि कतर के संबंध हमास के नेताओं से भी है और कतर का संबंध जो है यूएसए से भी अच्छा है। इसलिए इसमें जो बंधकों की रिहाई हुई है उसमें कतर ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसी कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से ये बात उभर के आई है कि कतर एक विश्वसनीय मध्यस्थ है। अब कतर इतना विश्वसनीय मध्यस्थ उभरा कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए वर्तमान में कतर की जो मित्रता है यूएसए के साथ भी है, और मध्यस्थ के लिए एक पावरफुल जो कंट्री है, जो आजकल यूएसए है, उसका भी साथ होना बेहद ज़रूरी है। और कतर इसमें खरा उतरता है, क्योंकि यूएसए का सैन्य बेस कतर में है।
कतर के संबंध ईरान से भी काफ़ी अच्छे हैं और ईरान की हमास के नेताओं पर भी अच्छी पकड़ है। एक और क्या महत्वपूर्ण बात है, हर देश मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा सकता, केवल वही देश मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है जिस पर किसी प्रकार का कोई ऐतिहासिक बोझ ना हो, बल्कि बोझ, ऐतिहासिक बोझ ना हो। मतलब ऐतिहासिक बोझ का मतलब यह है कि कभी पीछे हिस्ट्री में कतर ने कोई ऐसा कार्य ना किया हो जो वर्तमान में उसकी मध्यस्थता में आड़े आता हो, या ऐसा लगता हो कि कतर किसी विशेष देश का या विशेष ग्रुप का पक्ष ले लेगा। ऐसा कोई ऐतिहासिक बोझ कतर के ऊपर नहीं है। दूसरा कतर का अपना डोमेस्टिक जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो घरेलू ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी काफ़ी बेस्ट है। और अर्थव्यवस्था के मामले में कतर की पोजीशन बहुत अच्छी है। देखिए, मध्यस्थ के तौर पर जो व्यक्ति काम करता है या कोई भी हो, देश हो, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी आर्थिक मतलब कहिए कि वित्तीय आवश्यकता होती है। जब दो वर्गों को आपस में हम शांति की मेज पर लाते हैं तो मध्यस्थ दोनों को कुछ ना कुछ ही एक वित्तीय लुभाव मतलब कि एक तरह से क्या है, वित्तीय हेल्प देता है, ताकि उन दोनों को ला दे कि भाई तुम्हारे देश में ये इन्वेस्टमेंट करा जाएगा, तुम्हारे लिए ये करा जाएगा। तो ये कौन दे सकता है ऐसा देश? ऐसा वही दे सकता है जिसका अपना वित्तीय रिकॉर्ड बड़ा मजबूत हो, और कतर इसमें खरा उतरता है। तो देखिए, इन सारी बातों से ये बात निकल के आती है कि जो मध्यस्थ होने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो कतर के पास हैं, इसलिए कतर एक विश्वसनीय मध्यस्थ के तौर पर उभरा है। अब आती है बात यहां कि कतर के भारत के साथ कैसे संबंध हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी है यहाँ पे जो मेंस के हिसाब से अच्छा है कि भारत और कतर के संबंध लगभग अच्छे रहे हैं, परंतु उनमें उतार चढ़ाव आता रहा है। विवेचना कीजिए। देखिए, भारत और कतर अरब सागर की ही एक भाग है, फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी अभी बताया हमने कि यहाँ पे क्या है, कतर है फारस की खाड़ी का, और इसकी पोजीशन इतनी महत्वपूर्ण है कि इधर इराक पर भी निगाह रखता है यूएसए, इधर जो है कुवैत पे भी निगाह रखता है, सऊदी अरब भी इससे नियंत्रित होता है, और ईरान पे तो काफ़ी कंट्रोल करा ही जाता है, क्योंकि यूएसए ने अपने यहाँ सैन्य बेस बनाकर रखा है। यूएई यहीं पे पड़ता है, ये भी इसके फारस की खाड़ी के बिल्कुल गेट पर है। तो यूएई की भी पोजीशन बहुत अच्छी है, और कतर की पोजीशन तो गजब की है ही है। तो ये तो मैंने आपको बताया, परंतु भारत के साथ इसके संबंध बड़े ही उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। हालांकि मैंने अभी आपको बताया था कि कम से कम 8 लाख भारतीय प्रवासी या कामगार यहाँ पे काम करते हैं कतर में, और यहाँ की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का बड़ा योगदान है, और भारत को भी विदेशी मुद्रा मिलती है। तो भारत का भी कतर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, भारत के लिए भी कतर की। 8 लाख लोगों के कारण भारत की पोजीशन कतर में बहुत अच्छी है। कतर स्पेशल ट्रीटमेंट भी देता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि संबंध लगभग अच्छे रहे हैं, परंतु उनमें कभी उतार कभी चढ़ाव आता रहा है। जैसे कि हम लें कि दूसरी बात, जो कतर अपनी कुल एलएनजी लिक्विडफाइड नेचुरल गैस, जो उसकी प्राकृतिक गैस का जो है भारत जितनी भारत को आवश्यकता है उसका 40% कतर से ही मंगाता है, और कतर भी अपने कुल एलएनजी उत्पादन का 15% भारत को ही निर्यात करता है। इसलिए इस मामले में भारत की इंपॉर्टेंस, भारत के लिए कतर की इंपॉर्टेंस और कतर की भारत के लिए इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, कतर में अभी बताया था 8 लाख प्रवासी काम करते हैं, तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता ही है। दूसरा क्या है कि जब 21 जून 2015 में पहला योग दिवस मनाया गया था, कतर ने समर्थन किया था, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कतर के शासक का धन्यवाद दिया था। और तो चलता क्या है कि कतर ने प्रथम योग दिवस पर 21 जून 2015 को डाक टिकट भी जारी किया था। ये तब था जब बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ने
भारत के योग दिवस का विरोध किया था और उसमें कतर एकमात्र ऐसा देश था जिसने इस कदम का समर्थन किया था और ये भी कहा था कि योग विश्व को स्वास्थ्य बनाने का एक उत्तम साधन है। तो इसलिए इस मामले में भी कतर के संबंध हमारे से काफ़ी अच्छे रहे हैं और कतर का व्यवहार भी हमारे प्रति काफ़ी संतोषजनक रहा है। और तो क्या एक बार क्या हुआ था कि मतलब कि एक बार क्या कि जो कतर से LNG मंगाई जाती है और देशों के रेस्पेक्ट में जो उसका कुल मूल्य चल रहा था, भारत को 50% की छूट दी थी, जिसको भारत को काफ़ी अरबों डॉलर का फायदा हुआ था। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि वर्ष 2015 में तय समझौते से कम LNG भारत ने खरीदी थी, जिसके कारण भारत पर 12,000 करोड़ का जुर्माना लगा था। और जब मोदी जी मिलने के लिए गए थे कतर, तो कतर के शासक ने अपनी एक डिक्लेरेशन के द्वारा 12,000 करोड़ रुपए की छूट प्रदान कर दी थी, एक तरह से माफ़ी हो गई थी। तो अगर हम इन सबको देखें तो कतर से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और अच्छे चले आ रहे हैं, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनसे लगता है कि कतर के साथ संबंध हमारे थोड़े उतार पर हैं। देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे लगता है कि कतर से हमारे संबंध उतार पर हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के एक मशहूर चित्रकार हुए हैं MF हुसैन। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें बना दी थीं, चित्र बना दिए थे, जिससे उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया था। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए ही लंदन चले गए थे, एक तरह से भारत से स्वयं निर्वासन ले लिया था। परंतु कतर के शासक परिवार ने MF हुसैन को अपने देश की नागरिकता प्रदान की, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि MF हुसैन ने कतर में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन भी नहीं किया था। एक तो यह घटना हुई। दूसरा, जब दोहा में फीफा कप 2022 का आयोजन हो रहा था, तो उद्घाटन समारोह में जाकिर नाइक की उपस्थिति भी भारत के लिए एक बड़ी असहनीय स्थिति थी, असहज स्थिति हो गई थी। भारत ने अपना कतर के सम्मुख विरोध भी दर्ज कराया था और कतर ने कहा कि हमने जाकिर नाइक को आमंत्रित नहीं किया है। अगर वो आमंत्रित हुए हैं यहाँ तो वो अपने व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित हुए हैं, हमारी तरफ से उनको आमंत्रण नहीं दिया गया है। तो ये कतर ने अपनी सफाई दी, क्योंकि जाकिर नाइक के खिलाफ भारत में ED के द्वारा, NIA के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी है, क्योंकि उन्होंने जो अपना NGO चलाया था उसमें जो फंड इकट्ठा किया था वो जांच से पता चला कि वो आतंकवादी कार्रवाइयों में यूज हो रहा था। तो इसलिए जाकिर नाइक के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसमें जाकिर नाइक यहाँ से भागकर मलेशिया पहुँच गया। और मलेशिया, क्योंकि उसको मलेशिया की भी नागरिकता प्राप्त है, इसलिए वो मलेशिया का नागरिक हो गया। एक नुपुर शर्मा केस में जो हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर कुछ अशोभनीय टिप्पणी नुपुर शर्मा ने की थी, उसका भी सबसे मुखर विरोध अगर किसी देश ने किया था तो वो देश कतर ही था। और अभी हाल ही में भारत के भूतपूर्व 8 नौसैनिकों को वहाँ अभी ये नहीं पता है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, परंतु 8 भूतपूर्व नौसैनिक अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहाँ की एक स्थानीय कोर्ट ने उन्हें डेथ पेनल्टी की सज़ा सुनाई है, मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है। जबकि अभी तक ना तो भारत सरकार की तरफ से कोई इसी तरह का क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि भाई उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, मतलब ज़्यादा भारत सरकार की तरफ से अभी बोला नहीं गया है, और ना ही कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कतर सरकार की तरफ से कोई ऐसा कहा गया है कि भाई इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। मतलब अभी गिरफ्तारी का वहाँ के स्थानीय लोकल रिपोर्टर हैं, न्यूज़पेपर हैं, वहाँ की लोकल मीडिया है, वहाँ से अवश्य इतनी बातें निकल कर आ रही हैं कि भाई इन्होंने जो जहाँ काम कर रहे थे, जिस सबमरीन के ऊपर ये काम कर रहे थे, उसकी कुछ गोपनीय जानकारी इजराइल को दी हैं, इसलिए इनको गिरफ्तार
किया गया है। तो ये जो कई घटनाएं हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अच्छे संबंध भी हैं हमारे, कई घटनाओं जो शुरू की बातें मैंने बताई कि वो एक अच्छे संबंधों का पक्ष है। कई चीज़ें मैंने आप बाद में बताई कि ये हमारे कतर से खराब होते हुए संबंधों का भी पक्ष है। तो हम कह सकते हैं कि कतर, भारत के कतर के साथ संबंध जो हैं वो उतार चढ़ाव वाले हैं, मतलब अच्छे होते हुए भी उतार चढ़ाव वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन था उससे संबंधित ये प्रश्न का उत्तर है, और ये आज कतर के बारे में था। आगे अफगानिस्तान के बारे में बताएंगे। आज इतना ही है। धन्यवाद।